रायपुर की बात कर लेते हैं। प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई है। बिलासपुर, कोरबा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। तापमान गिरने से गर्मी से राहत मिली है। तो छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में जोरदार बारिश हुई है। लोगों को इस शानदार बारिश से गर्मी से राहत मिली। किसानों के चेहरे भी खिल उठे। मौसम विभाग ने 8 जिलों में बिजली गिरने की आशंका भी जताई है। बिलासपुर, कोरबा समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई। तापमान गिरने से गर्मी से राहत मिली। कोरबा से खबर है, कटघोरा वन मंडल में हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों के दल ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। खेतों में लगी फसलों को तहस नहस किया। ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचना दी। हाथियों ने उत्पात मचाया। कटघोरा वन मंडल में हाथियों ने उत्पात मचाया है। घरों को भी नुकसान पहुंचाया। खेतों में लगी फसलों को तहस नहस किया है। हालांकि ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को सूचित कर दिया। हाथियों के दल ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया है। लक्ष्मण अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, किस तरह से अब वन अमला काम करेगा कि लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए? जी देखिए, कटघोरा वन मंडल के इलाके में लगातार पिछले 1 माह से 30 हाथियों का दल विचरण कर रहा था और अभी तक हाथी जो है खाने की तलाश में रिहायशी इलाके में पहुंचकर घर को तोड़ रहा था। और अब जब खेतों में धान की फसल उग आई है तो जो हाथी है वो खेत जाकर फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। गांव बड़वानी और जो खोडरी गांव है वहां पर 3 हाथियों का जो दल है वो खेत में पहुंच गया और 2 गांव के करीब 50 एकड़ से अधिक जो खेत है उसमें लगी जो अभी शुरुआती फसल है उसको तहस नहस कर दिया। फिलहाल जो सूचना मिलने पर जो वन अमला है वो मौके पर तैनात है, इलाके की निगरानी कर रही है और खेतों से खदेड़ दिए गए हैं। लेकिन खेतों को बचाना फिलहाल हाथियों से मुश्किल है क्योंकि लगातार हाथी इस इलाके में आकर नुकसान पहुंचा रहे हैं और वन विभाग के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है खेतों को जंगल की ओर खदेड़ने का। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हाथियों के दल ने घरों को नुकसान पहुंचाया है और काफी ज्यादा क्षति हुई है। हालांकि वन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। और कोरबा से खबर मिल रही है, खाना समझकर सांप ने कपड़ा निगल लिया। डॉक्टरों ने सांप के मुंह से कपड़े को निकाला है। कोरबा के नक्तिखार में घर में एक सांप घुसा था। सांप के रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आया। तो खाना समझकर सांप ने कपड़ा निगल लिया। डॉक्टरों ने सांप के मुंह से कपड़े को निकाला। तो कोरबा के नक्तिखार में घर में एक सांप घुसा था। इसने खाना समझकर कपड़े को निगल लिया। हालांकि डॉक्टरों ने सांप के मुंह से कपड़े को निकाला है। सांप के रेस्क्यू करने का ये वीडियो है जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो उसका रेस्क्यू किया गया और उसके मुंह से डॉक्टरों ने कपड़े को निकाला। दरअसल खाना समझ के सांप ने कपड़े को निगल लिया था डॉक्टरों ने, जिसके बाद सांप के मुंह से कपड़े को निकाला है। एक घर में सांप घुस गया था जिसके बाद रेस्क्यू किया गया उसका और कपड़े को बाहर निकाला। रायपुर से अगली बड़ी खबर मिल रही है। मॉनसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। 600 करोड़ के अनुपूरक बजट का अनुमान लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग का अनुपूरक बजट 200 करोड़ का अनुमानित है। वहीं 20 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में अंतिम मुहर लगेगी। 26 जुलाई से 30 जुलाई तक मॉनसून सत्र का संचालन होगा। मॉनसून सत्र में पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 600 करोड़ के अनुपूरक बजट का अनुमान लगाया जा रहा है।
आगे बढ़ते हैं। रायपुर में बीजेपी की मैराथन बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित पूर्व सीएम रमन सिंह और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि बैठक में आने वाले 2023 चुनाव पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि वो आने वाले 2 दिन में चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे, जिसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठकें की जाएंगी। दिनों में कैसे हम अपनी पार्टी को आगे लेके जाएं, यानी कि जिलों में किस तरह काम करना, बूथों पे कैसे ध्यान देना, इन सभी बातों पर हमारी चर्चा हुई और विश्वास है कि ज़रूर ऑर्गेनाइजेशनली हम डेफिनेटली स्ट्रेंथन हो जाएंगे छत्तीसगढ़ में, और आने वाले चुनाव में जो 2023 हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे एंड डेफिनेटली वी विल कम टू पावर, ये हमारी उम्मीद भी है। जो खुद अपने पार्टी के सहयोगी के साथ न्याय नहीं कर सकता है, वो प्रदेश के लोगों के साथ कैसे न्याय करेगा, यही हमारी सवाल है उनसे। क्योंकि उनकी जो प्रदेश प्रभारी है पुनिया जी, उन्होंने खुद कहा कि जो वादा किया गया था इससे पहले कि 2.5 इयर्स बघेल जी रहेंगे और उसके बाद टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, उस वादे से पीछे हट गया है कांग्रेस की पार्टी। तो हम बस यही जानना चाहते हैं कि जो अपने पार्टी के सहयोगी या अपने सहयोगी के साथ जो न्याय नहीं कर पाया, वो छत्तीसगढ़ी लोगों के साथ न्याय कैसे कर पाएगा। और वहीं बीजेपी की बैठक पर कांग्रेस ने भी तंज कसा है। भाजपा की बैठकों से, भाजपा की रणनीतियों से भाजपा अपने जन विरोधी कृत्यों से छुटकारा नहीं पा सकती। छत्तीसगढ़ के लोगों ने, छत्तीसगढ़ के किसानों ने, मजदूरों ने, छत्तीसगढ़ में जंगलों में रहने वालों ने, बस्तर के रहने वालों ने, सरगुजा के रहने वालों ने भाजपा का 15 साल का कुशासन देखा है, भोगा है। भाजपा कितनी भी बैठकें कर ले, कितनी भी रणनीतियां बना ले, छत्तीसगढ़ में आगामी 20-25 साल तक भाजपा का कोई भविष्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। टीएस सिंहदेव ने रोहिंग्या के बारे में पत्र लिखा, मामले में सरकार का संरक्षण है। तो बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। रविंद्र चौबे जी का तो जो बयान आता है कि जो मिशनरियों को लेकर के मैंने कहा, तो कहा एकाक मामला आया होगा। मैंने क्या गलत कहा? पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहे हैं, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए, उसके आईडी क्यों नहीं देखी जानी चाहिए कि लोग कहां कहां। आखिर उस बात को लेकर के एक मंत्री ने, टीएस बाबा ने पत्र लिखा रोहिंग्या के बारे में कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश में यदि जांच हो जाएगी तो क्या सरकार के सेहत में अंतर पड़ेगा? इसका मतलब यह है कहीं न कहीं का आपका संरक्षण है। और उसी प्रकार से इसमें जो यू टर्न कर रहे हैं, ये भी वो कहीं न कहीं वो बातें सामने आ रही है। देखिए, मुद्दा एक दिन की बात नहीं है, लगातार ये लोग उठाते गए हैं। मैंने कहा है इसीलिए प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। और जो भी जनहित के मुद्दे हैं लगातार विधानसभा में उठाते हैं, जो भी मुद्दे होंगे लगातार विधानसभा में उठा रहे हैं। और वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा है कि लेमरू प्रोजेक्ट रद्द करने को लेकर राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। कहा कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि लेमरू प्रोजेक्ट को रद्द किया जाए। कांग्रेस के अंदर भी कोई एक राय नहीं है। कांग्रेस के ही मंत्री ने पत्र लिखकर विरोध जताया है। जो प्रोजेक्ट पहले लाया गया उसमें कटौती नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा लेमरू प्रोजेक्ट को लेकर के उनकी जो बातें आई थी, इसके बाद में भूपेश बघेल जी के द्वारा जो विधानसभा में जो बातें आई हैं, और इन्होंने बड़े बड़े उस समय बातें की है। आखिर ऐसा कौन सा परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है कि लेमरू के प्रोजेक्ट को छोटा किया जाए? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि विधायकों से पत्र लिखवाना, एक साथ विधायक ला करके पत्र देना, और पत्र देने के बाद में उस पर विचार करना, एक कदावर मंत्री का उसमें विरोध करना, असहमति जताना, दूसरा वहां के विधायकों के द्वारा सहमति जताना। कांग्रेस के अंदर भी आज इस बात को लेकर के कोई एक राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोजेक्ट पहले जो लाया गया है
उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, बल्कि हाथियों के द्वंद्व से कैसे बचा जाए इसके लिए कटौती करना न केवल हाथियों के लिए बल्कि जो मानव है उनके लिए भी ये विपरीत परिस्थिति बनेगी। छत्तीसगढ़ के नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही में गोधन न्याय योजना पटरी से उतरती हुई नजर आ रही है। दरअसल जिले के ज्यादातर गौठानों में फरवरी से गोबर खरीदी बंद है, जिससे गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले स्व सहायता समूह के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 साल से स्व सहायता समूह की महिलाओं को भुगतान नहीं मिला। समूह में काम करने वाली महिलाओं का कहना है कि अगर वे गौठान की जगह मनरेगा या और दूसरे किसी योजना के अंतर्गत काम करती तो उन्हें आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। वहीं इस संबंध में जब जनपद पंचायत सीईओ से बात हुई तो उन्होंने तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया। सर, हम लोग सुबह नाश्ता पानी करके आते हैं 8 बजे, 8 बजे से पूरा 5 बजे तक काम करते हैं और पैसों से कुछ पता नहीं है। साल भर से पैसा नहीं पाए? जी सर। तो कैसे चल रहा है घर आप लोग? और सर, हम लोग की मजबूरी हम ही को पता है। इधर हम लोग तो आदमी लोग जैसे हम लोग के हस्बैंड लोग कमाते हैं तो चल रहा है घर, और हम लोग के वजह से तो हो नहीं रहा है। और वैसे बच्चे लोग पढ़ रहे हैं तो लोग अभी तो ये कापी का पुस्तक खरीदना है, उतना महंगा महंगा पुस्तक कापी आता है, उसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है हम लोग को। वहाँ पे 2 सोसाइटी से एक का भुगतान हो चुका है और एक का भुगतान नहीं हुआ है। तो उस पर तकनीकी कुछ समस्या है, जिसके लिए हम लोग बैंक से संपर्क किए हैं कि इनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, जबकि उनके द्वारा खाद बेचा गया है, मतलब खाद बनाया गया है और उनका लाभांश उनके खाते में एक सहायता समूह के नहीं हुआ है। इसको बैंक से हम लोगों ने संपर्क किया है, लिखित भी भेजा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। बिलासपुर में कोरोना का ग्राफ कम होने के साथ ही अब लोग भी अपने काम पर लौट रहे हैं, लेकिन कोरोना काल से ही बंद पड़ी सिटी बस से अब लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा बसों का संचालन शुरू करने की मांग भी तेजी से उठ रही है। बता दें कि शहर में 50 सिटी बसों का संचालन किया जाता है, जिसमें 40 नॉन एसी और 10 एसी वाली बसें शामिल हैं। और अब इन बसों का हाल ये है कि ये चलने की स्थिति में भी नहीं है, जिसके चलते अब उन लोगों को दिक्कत आ रही है जो हर दिन सिटी बस से सफर करते थे। नहीं, नगर निगम उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं। नगर निगम तो खाली देख रेख और जगह दी है उसको। पहले 50 बस चला करती थी और वो सब कंडम कबाड़ होकर पड़ी हुई मेंटेनेंस के अभाव में। ये सिटी बस क्या चीज़ होता है अब तो हम भूल ही गए हैं लग रहा है। 2 महीने से तो सिटी बस तो देखे ही नहीं है। यहाँ जब कहीं आसपास जाना रहता है तो ऑटो का सुविधा देखना पड़ता है, जिसको हम लोग को चार्जेस 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये देना पड़ जाता है। खासकर इसमें स्टूडेंट और ग्रामीण अंचलों के लोगों को बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि जैसी महंगाई बढ़ रही है पेट्रोल डीजल की, उस हिसाब से ऑटो का किराया बहुत ही बढ़ चुका है, जिसमें प्राइवेट साधन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जगदलपुर से खबर है, सराफा व्यापारी को बदमाशों ने गोली मारी। 4 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सामान को लूट लिया। घायल व्यापारी त्रिलोक सिसोदिया अस्पताल में भर्ती हैं। पौष इलाके वृंदावन कॉलोनी की घटना है, जहां बदमाशों ने सराफा व्यापारी को गोली मारी। 4 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी और लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस भी आगे कार्रवाई में जुट गई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घायल व्यापारी त्रिलोक सिसोदिया को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रायगढ़ में खेल और सिलेक्शन के नाम पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। यहां बास्केटबॉल खेलने वाले 2 लड़कियों ने अपने कोच पर फिजिकल टेस्ट के नाम पर कपड़े उतरवाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय महिला कोच अंजू जोशी और दिल्ली के कोच गोपी ने लड़की को फिजिकल टेस्ट के नाम पर कपड़े उतारने को कहा। वहीं कोच की हरकत से गुस्साई लड़की ने परिजन से मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन ने महिला थाने में कोच के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। दिल्ली के कोई कोच हैं जिन बास्केटबॉल का कोचिंग देते हैं, वो उनके खिलाफ और यहाँ लोकल रहने वाली अंजू जोशी के खिलाफ शिकायत किए हैं, लिखित शिकायत किए हैं, जिस पर मेरे द्वारा कथन लेकर के संबंधित थाने में भेजा गया है और उच्च अधिकारियों को इनकी जानकारी दे दिया गया है। कोरोना के बाद मोतियाबिंद का खतरा बहुत बढ़ गया था, जिससे लोगों की आंखों की रोशनी भी जाने लगी थी, तो कुछ लोगों को दिखना भी बंद हो गया था। जगदलपुर में ही हालात ये थे कि मोतियाबिंद के मरीजों की भरमार थी।
बस्तर में महारानी हॉस्पिटल में ही करीब 959 मोतियाबिंद के मरीजों का ऑपरेशन हुआ, तो सरगुजा मेडिकल कॉलेज में 644 मरीजों का और राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में 357 ऑपरेशन हुए। लेकिन अच्छी बात ये कि सभी ऑपरेशन सफल रहे। हॉस्पिटल का कहना है कि सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यही कारण है कि इलाके में पूरी तरह से मोतियाबिंद की बीमारी पर काबू पा लिया गया है। वहीं सुविधाओं के चलते मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख भी नहीं करना पड़ा, जिसमें बस्तर जिला अस्पताल पर कई बार सुविधाओं के अभाव के आरोप लगते रहे। लेकिन उसी जिला अस्पताल ने सबसे ज्यादा सफल ऑपरेशन कर साबित कर दिया कि जिला अब हर दिशा में विकास की राह पर अग्रसर है। हम लोगों ने इस वर्ष 959 ऑपरेशन कुल मोतियाबिंद के किए हैं और इस कोरोना काल में भी हमारे चिकित्सकगण, हमारी जो नेत्र विशेषज्ञ है और उनकी टीम सतत रूप से यह कार्य करती रही, वे विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं और उनका कार्य पूर्व में भी अच्छा रहा है। विगत 2 वर्षों में भी हम लोग दूसरे स्थान पर आ रहे थे, किंतु इस वर्ष हमने कुछ अधिक मेहनत करी, हमारी टीम ने कुछ अच्छा कार्य किया। कोविड काल के दौरान 959 मरीजों का सफल मोतियाबिंद ऑपरेशन किया है। जिसका श्रेय मैं अपने डॉक्टर सरिता थॉमस मैडम, नोडल अधिकारी, मेरे नेत्र सहायक और मेरे सभी ओटी के स्टाफ जो कि मैदान में जो ये सब कार्य कर रहे हैं, जिनकी वजह से ये उपलब्धि हमने हासिल की है। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद मैं डॉक्टर संजय प्रसाद सर, महारानी अस्पताल सिविल सर्जन, उनको करना चाहता हूं कि इस कार्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और चलिए अब कोरोना की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, 165 नए पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है, वहीं 281 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। 24 घंटे में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। जांजगीर चांपा में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, रायपुर में 16 पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं बस्तर में 14 मरीजों की पुष्टि हुई है। बीजापुर में भी 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, कांकेर में 11। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ कम हुआ है, 165 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई। 281 मरीज ठीक होकर घर लौटे, वहीं 2 लोगों ने कोरोना के चलते जान गंवाई। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग के वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन चोरी का मामला सामने आया है। सरस्वती शिशु मंदिर में बने वैक्सीनेशन सेंटर से ये वैक्सीन चोरी हुई। बताया जा रहा है कि कोविशील्ड के 70 डोज चोरी हुए हैं, जिसकी शिकायत प्रभारी ने थाने में की है। कोरबा, जो अमूमन हाथियों के आतंक से परेशान रहता है, लेकिन अब शहर में भालू का आतंक भी देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही बालको रेंज के गांव में भालू दस्तक देने लगते हैं, लिहाजा इलाके के लोगों में दहशत का माहौल है। अब लोग शाम को घरों से बाहर निकले में भी सोच रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस कदर एक भालू रिहायशी इलाके में आ गया है, जिसका वीडियो अब इलाके में खूब वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। हाँ, पूरे ग्रामीण भालू के अचानक ही गांव में प्रवेश से भयभीत हैं, है ना। गांव में बहुत बड़ी जनसंख्या है और भालू किसी भी समय शाम होते भी गांव में प्रवेश कर लेते हैं, बीच बस्ती में आ जाते हैं, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है ना। कभी भी किसी की भी जान जोखिम में जा सकती है ना। वन विभाग को इसकी सूचना भी दे दी गई है। उनके द्वारा कोई भी ऐसा पहल नहीं किया गया है जिससे हम संतुष्ट हो सकें। इंद्रदेव को मनाने हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लिहाजा धमतरी में भी एक किसान रूठे मॉनसून को मनाने अपने खेत में बैठ एक गाना गा रहा है और गाने के जरिए बारिश की मांग भगवान से कर रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। तो आप भी देखिए किसान का ये अनोखा अंदाज। कैसे करिए जी किसान, पानी बिना डोली के भूंजा भगवान, कैसे करिए जी किसान, पानी बिना डोली के भूंजा।
तो आपने भी देखा कि अनोखे अंदाज से मानसून को मनाने का प्रयास किसान कर रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपने चिपको के बारे में आंदोलन तो सुना ही होगा, यहाँ तक कि पढ़ा भी होगा, जिसमें लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे। यही हालात अब बालोद में भी देखे जा रहे हैं, जहां लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन पर रक्षा सूत्र बांधते नजर आ रहे हैं और कटने से बचने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल यहाँ विकास की बेलगाम अंधी दौड़ के चलते 3000 पेड़ों को काटा जा रहा है। ये बात जैसे ही लोगों को पता चली, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि अगर ये काम नहीं रुका तो वे आंदोलन भी करेंगे। जैसे कि बालोद जिला के दहियान तरौत के बीच लगभग 8 किलोमीटर बाईपास रोड बनने वाला है और बाईपास रोड बनने के लिए जंगल से गुजरेगा और जंगल से गुजरेगा तो लगभग सरकारी आंकड़े के अनुसार 2900 पेड़ कटने का तैयारी है। लेकिन हमारे आज जंगल में आने के बाद पता चला कि 2900 नहीं, ये हज़ारों की संख्या में पेड़ कटने वाला है। हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, रक्षा सूत्र बांधकर। प्रशासन से निवेदन करते हैं कि पेड़ों को काटना जरूरी है तो उसे शिफ्टिंग करवाएं, ना कि उन्हें पूरी तरह से कटवाएं। हम बहुत दुखी होकर कह रहे हैं आपसे, ये 50,000 सुपर का आंकड़ा है, इसको क्यों छुपाया जा रहा है? आप एक तरफ तो वृक्षारोपण करते नहीं और कटाई पे तुले हुए हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व की विकट समस्या है, कैसे